सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर का नाम है प्लानिंग और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th पॉइंट यानी 5th टॉपिक प्लानिंग प्रोसेस। स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, तो अब हमारा 5th है प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग की प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले आता है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करो, आप अपना गोल सेट करो कि आपको क्या अचीव करना है। फॉर एग्जांपल आप मतलब सेल्स का आपका काम है, तो आपने एक ऑब्जेक्टिव अपने लिए सेट कर दिया है कि आपको इस महीने 1 लाख की सेल करनी है, ठीक है। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको इस महीने 1 लाख की सेल करनी है, तो आपने अपना गोल सेट कर दिया। तो प्लानिंग का सबसे पहला काम यही होता है, प्लानिंग प्रोसेस का सबसे पहले कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है आप उसको सेट कर दो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, अचीव क्या करना है, गोल क्या है आपका। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज ऑल द पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड मेथड्स बनाए जाएंगे वो सब इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जाएंगे। The manager set up very clearly the objective of the company, keeping in mind the goal of the company and the physical and financial resources of the company. Manager prefer to set up goals which can be achieved quickly and in specific limit of time. After setting up the goals, the clearly defined goals are communicated to all the employees. देखो क्या है, सब आपने जब ऑब्जेक्टिव अपना बना लिया तो उसके बाद जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, प्रोसीजर बनाया जाएगा, वो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा कि 1 महीने में इतनी सेल्स, ये हमारा टारगेट है, ये हमें अचीव करना ही करना है, ठीक है। और कितने, ये भी हम डिसाइड करेंगे कि हमको टाइम लिमिट कितनी रखनी है, कि कितने टाइम में हमारा ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए, ये भी हम डिसाइड कर लेंगे। पहले ही प्लानिंग प्रोसेस में ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं टाइम में, हम उसका टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कितने टाइम में ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। जैसे कि हम एग्जाम्स की बात कर रहे थे, एग्जाम अगर 10 तारीख को है तो हम 11 तारीख तक का टाइम टेबल बना के नहीं चल सकते कि हम 11 तारीख तक अपना ये सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। हमको 9 तारीख तक का हमारा टारगेट रखना होगा कि हमको इस दिन तक हमें हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड कर लिया। अब सभी एम्प्लॉयज को बता दिया जाएगा कि हमारा इस मंथ का या इस साल का क्या ऑब्जेक्टिव है जो कि हमको अचीव करना है। नेक्स्ट आता है डेवलपिंग प्रीमिसेस। मतलब कि जो भी फ्यूचर में होने वाली है चीजें, उससे रिलेटेड आपको अजम्पशंस करनी है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में, उससे रिलेटेड आपको अजम्पशंस करनी है कि क्या क्या हो सकता है, और उस अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना है। और आप क्या करना है, अपना पास्ट एक्सपीरियंस चेक करना है कि आपने पहले जब इस तरीके का प्लान बनाया था तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, या फिर उसके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स थे, ठीक है। जितने भी आपने पहले प्लान बनाए थे, क्या मेरिट्स डीमेरिट्स थे, जो आपने पॉलिसीज बनाई थी वो कितनी कारगर हुई, कितनी चली कि नहीं चली, ये सब आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को। और आपको फ्यूचर को लेकर अजम्पशंस करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं, उससे रिलेटेड आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। एक तरीके से आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे डेवलपिंग प्रीमिसेस में मतलब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा कि पास्ट में कैसा हुआ था और फ्यूचर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप लॉन्च करना चाहते हो तो उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इस समय कितनी है, मार्केट में उस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, पॉलिसीज क्या क्या है कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी क्या क्या है, टैक्स रेट क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो फ्यूचर से रिलेटेड अजम्पशंस करनी पड़ेगी, पास्ट एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा, और आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी कि आप इस चीज़ को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो तो आप क्या कंपटीशन है, क्या पॉलिसी है, ठीक है, क्या टैक्स रेट है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप प्लान बनाओगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, फिर उसके बाद आप उस ऑब्जेक्टिव को लेके टारगेट अचीव कैसे करना है उसके लिए आप पूरा
ध्यान से सोचोगे कि इस जब पॉलिसीज बनाने लगोगे तो कि किस क्या क्या गलतियां हमने पहले की थी वो ना हो, और फ्यूचर में किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं तो उनसे किस तरीके से टैकल किया जाए, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। Premises refers to making assumptions regarding future. Premises are the base on which plans are made. It is a kind of forecast made keeping in view existing plans and any past information about various policies. ठीक है, there should be total agreement on all the assumptions. सारी assumptions पे होना चाहिए agreement. The assumptions are made on the basis of forecasting. फोरकास्टिंग के बेस पे बननी चाहिए assumptions. Forecast is the technique of gathering information. Common forecasts are made to find out the demand for a product की डिमांड क्या है, ठीक है। चेंज इन गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, गवर्नमेंट की या कॉम्पिटिटर की पॉलिसी में किस तरीके का चेंज आया है, टैक्स रेट क्या क्या है, ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लिस्टिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। कि देखो आपका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, आपका एक गोल है, और इसको अचीव करने के लिए ना, बाबा वोट क्यों लिखते थे उसको, इसको अचीव करने के लिए ना यहाँ पे आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप सीधे भी जा सकते हो, ठीक है, आप कैसे भी जा सकते हो, अपने गोल्स को किसी भी तरीके से आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव्स आपके पास बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले आप अपने सभी ऑल्टरनेटिव्स को, जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, उन सबको आप लिख लो कि इस तरीके से जाऊं, यहाँ से जाऊं, ऐसे ऐसे ऐसे, उन सबको आप लिख लो कि ये तरीके हैं, मैं अपने गोल्स को इस तरीके से अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, जब आपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया तो मैनेजर क्या करता है, ऑल्टरनेटिव्स की एक लिस्ट बनाता है, ठीक है, जिन तरीकों से ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैनेजर्स को उन सभी तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें सेल को 10% से इंक्रीज करना है, तो आपके पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं सेल को इंक्रीज करने के, कि आप और प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो, लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो, अपने जो भी आप चीजें बेचते हो, जो भी आपका बिजनेस है उसमें अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो, डिस्काउंट्स ऐड करो जिससे कि आपकी सेल बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करो एडवर्टीजमेंट के ऊपर, शेयर मार्केट में जो मार्केट में आपका शेयर है उसको इंक्रीज करो, सेल्समैन अपॉइंट करो जो डोर टू डोर सेल कर सके। तो ये कुछ तरीके हैं आपके पास जिससे आप अपनी सेल्स को 10% से इंक्रीज कर सकते हो। तो थर्ड क्या था हमारा प्लानिंग प्रोसेस में, कि जब भी हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो हम उनके तरीके ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हम उस ऑब्जेक्टिव तक किन तरीकों से पहुंच सकते हैं, किन किन तरीकों से पहुंच सकते हैं, और उनको लिखेंगे। नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। उसके बाद मान लो आपने 3 तरीके ढूंढ लिए, अब इन तीनों तरीकों को आप इवेल्युएट करोगे, यानी कि इनके डिमेरिट्स और मेरिट्स लिखोगे कि इनके फायदे नुकसान क्या क्या हैं। मान लो फर्स्ट नंबर का जो आपका तरीका था उसमें 2 डिमेरिट्स हैं, ठीक है, और मेरिट्स 2 डिमेरिट्स हैं और 3 मेरिट्स हैं। जो सेकंड नंबर वाला आपका ऑप्शन था उसमें 3 डिमेरिट्स हैं, 2 मेरिट्स हैं। जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन था आपका उसके 4 डिमेरिट्स हैं, 6 मेरिट्स हैं। तो इस हिसाब से अगर आप ये देखोगे कि किसमें ज़्यादा डिमेरिट्स है, किसमें ज़्यादा मेरिट्स हैं, आप पूरा चार्ट बना लोगे, उसके बाद उनको इवेल्युएशन कर लोगे आप, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे कौन सा है। बेस्ट पॉसिबल वे वही होगा जिसके डीमेरिट सबसे कम होंगे और मेरिट सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, जब आपने ऑल्टरनेटिव्स की लिस्ट बना ली अजम्पशंस के साथ, ठीक है, तो मैनेजर क्या करते हैं, उनको इवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं सभी ऑल्टरनेटिव्स को, और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव जितने भी इफेक्ट्स होते हैं वो सब ऑल्टरनेटिवली वो लिखने शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैनेजर्स क्या होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं, उनको निकालना शुरू कर देते हैं जिनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के, ठीक है। And with most feasible assumption is selected as best alternative, और जिसमें सबसे कम नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव आर इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ देयर फिजिबिलिटी। नेक्स्ट आता है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव।
अब देखो जो आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब उसको सिलेक्ट करने का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हम अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपनी समझ से हमने जो भी पूरा इवैल्यूएशन किया उस हिसाब से हम उसको सिलेक्ट करते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम ऑल्टरनेटिव को किस तरीके से सिलेक्ट कर लें। जो भी हमारा आइडियल प्लान है, जो कि सबसे सही है, जो कि सबसे लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जिसमें होंगे, जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसको हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। The best alternative is selected, but as such there is no mathematical formula to select the best alternative. Sometimes instead of selecting one alternative, a combination of different alternative can also be selected. The most ideal plan is most feasible, profitable and with least negative consequences. अब देखो हमने मेन प्लान बना लिया। अब हमको क्या करना है, छोटे छोटे और प्लान्स बनाने जो कि मेन प्लान को सपोर्ट करे, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे प्लान होंगे ना, ये रूटीन जॉब्स की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे। मतलब कि दीज प्लान्स आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली काम हो रहा है ना, उसको वो सपोर्ट करेंगे। और ये किससे बनाए जाएंगे, ये मेजर प्लान से ही निकल के आएंगे। इनका भी काम यही होगा कि हमें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, लेकिन बीच में छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ते हैं ना। और क्योंकि ये मेजर प्लान से डिराइव किए गए, इसलिए इनको हम डेरिवेटिव प्लान्स भी बोलते हैं। These plans are must for accomplishing the objective of main plan. Main plan को अचीव करने के लिए ये plans बहुत जरूरी है। The common supportive plan are plan to buy equipment. देखो supportive plan में क्या क्या आते हैं कि अब हमको equipments खरीदने हैं, रिक्रूटमेंट करनी है, ठीक है, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है, रॉ मटेरियल्स बाय करने। ये छोटे छोटे प्लान्स जो हैं ये हमें हमारे जो मेजर प्लान के साथ जोड़ते हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। इक्विपमेंट खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कौन खरीदेगा, ये इन सब चीज़ों का पता करना, इससे रिलेटेड प्लान बनाना। तो ऐसे छोटे छोटे प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट आ गया इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, कि अब आपने प्लान पूरा का पूरा बना लिया। ये रहा आपका पेपर, इसमें आपने पूरे पॉइंट्स लिख दिए कि क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्लान हमारा रेडी है। तो प्लान बनाने का क्या फायदा, उसको ड्राफ्ट में सेव थोड़ी करके रखना है। हमको उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसको एक्शन में पुट करना है, ठीक है। तो मैनेजर क्या करते हैं, जब प्लान बन गया उन प्लान्स को एम्प्लॉयज को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करना है, कम्युनिकेट करना स्टार्ट करते हैं कि हमको कैसे कैसे हमारी एक्टिविटीज करनी है, क्या करना है। तो एम्प्लॉयज को बताने के बाद मैनेजर जो होते हैं वो रिसोर्सेज को एलोकेट करना शुरू करते हैं। मतलब सबको उनका डिपार्टमेंट सौंप देते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है। तो जो भी जिसमें स्पेशलाइज होता है उसको वो काम दे दिया जाता है और उस प्लान को फिर पूरी तरीके से अडॉप्ट कर लिया जाता है और उस प्लान पे काम होने लग जाता है। द मैनेजर प्रिपेयर और ड्राफ्ट द मेन एंड सपोर्टिव प्लान ऑन पेपर पे बना लिया, बट देर इज नो यूज ऑफ दिस प्लान अनलेस एंड अनटिल दीज आर पुट इन एक्शन, कि जब तक आप उसको एक्शन में नहीं लाओगे उसका कोई काम थोड़ी है। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स और पुटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन, द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल द एम्प्लॉयज very clearly, because the employees actually have to carry on the activities according to specification of plans. क्योंकि एम्प्लॉयज को ही प्लान के ऊपर काम करना है, उन्हीं को तो सारा काम करना है। तो मैनेजर्स को सभी एम्प्लॉयज को बहुत क्लियरली समझाना पड़ती है चीजें। आफ्टर कम्युनिकेटिंग द प्लान टू एम्प्लॉय एंड टेकिंग देयर सपोर्ट, the manager start allocating the resources according to the specification of the plans. For example, if the plan is to increase in sales by increasing the expenditure and advertisement, अगर हमारा प्लान है कि हमें सेल को इंक्रीज करना है, एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के बाद हमने ये सोचा है कि हमें सेल इंक्रीज करनी है और हमने जो तरीका चूज किया है वो ये है कि हमें एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा। तो अब हमें उसको एक्शन में लेके आना है, ठीक है। तो द मैनेजर मस्ट अलॉट मोर फंड टू एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। तो मैनेजर अब किसको ज्यादा पैसे देगा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट जो होगा, ताकि वो बेटर मीडिया हायर कर सके, एडवर्टीजमेंट एजेंसी हायर कर सके, तो उस और अच्छी से अच्छी एड बना के मतलब उनका प्रोडक्ट बेच सके। तो मैनेजर्स इस तरीके से अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट आता है फॉलो अप। आपने प्लान बना दिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया उसको, तो अब उस पर ध्यान भी तो रखना है, उसको मॉनिटर भी तो करना है कि जो आपका प्लान है वो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है,
उस पर सही तरीके से जॉब हो रही है नहीं हो रही है, लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है कि, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें भी तो ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहिए कि नहीं चाहिए, उस पर कुछ काम वर्क होना चाहिए कि नहीं चाहिए। दिक्कत तो नहीं आ रही है कहीं। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग जो होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, तो मैनेजर जॉब यहाँ पे खत्म नहीं होता है कि उसने प्लान को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैनेजर को जो है मॉनिटर करना है अपने प्लान को कि वो इम्प्लीमेंट ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। प्लान को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बता पाता है हमें यही पता चलता है कि कंडीशन प्रेडिक्शन जो भी हमने प्लान्स के टाइम पे करी थी वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो इमीडिएटली उसको चेंज किया जाए, ठीक है। जो भी चेंजेस आने चाहिए वो चेंजेस लाए जाए इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, इफ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज डन कीपिंग इन माइंड 5% इन्फ्लेशन रेट, बट इन प्रेजेंट सिचुएशन इफ द इन्फ्लेशन रेट राइजेस टू 10%। हमने ये प्लान बनाया है कि इन्फ्लेशन रेट 5% होगा, लेकिन सिचुएशन में चेंज आ गया, इन्फ्लेशन रेट 10% हो गया, तो अब हमने फॉलो अप किया, तो मैनेजर्स को अब क्या करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे 10% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। तो ये थे हमारे कुछ 7 पॉइंट्स प्लानिंग प्रोसेस के। चलो 6 पॉइंट आता है प्लान, कि प्लान क्या होता है। प्लान 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 तब से पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लान होता क्या है। प्लान वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर सभी चीजें लिखी होती है, गोल्स कि कैसे अचीव करने हैं, ठीक है, पूरा एक्शन लिखा होता है, एक्शन प्लान पूरा होता है, प्रपोज प्लान पूरा होता है, कि मतलब कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये अचीव करना है, कैसे, कौन करेगा, तो ये सब चीजें हमारे प्लान्स के ऊपर लिखी होती है। प्लान क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, जो हमें बताता है कि हम हमारे गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। जो ये प्लान क्या होता है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है। There may be more than one way and means of reaching a particular goal, but with the help of logical plans, objectives of an organization could be easily achieved। कि देखो, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक तरीका चूज कर लेते हैं जिससे हम हमारे ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर लेंगे, और वो हम हमारे प्लान में लिख देते हैं। देखो प्लान के टाइप्स देखो, पहला आता है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान वो होते हैं जो कि वन टाइम प्लान्स होते हैं, जिनको हम एक बार यूज करते हैं और वो दोबारा रिअकर नहीं होते, उनको हम दोबारा यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एक बार यूज करते हैं, ठीक है, और ये फ्यूचर में दोबारा नहीं आते हैं। और इनका जो टाइम होता है ना, ड्यूरेशन और लेंथ होती है, वो एक्टिविटी और गोल पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपकी क्या एक्टिविटी, आपको क्या अचीव करना है, उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि ये एक दिन के लिए हो, या फिर ये एक वीक के लिए हो, या फिर एक महीने के लिए हो, तो ये डिपेंड करता है, पर ये दोबारा रिपीट नहीं किए जाते हैं। सिंगल यूज प्लान्स आर वन टाइम यूज प्लान्स होते हैं। वन टाइम यूज प्लान्स, These are desired to achieve a particular goal। ये किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। That once achieved will not be reoccur in future। जब हम एक बार उसको अचीव कर लेंगे तो दोबारा फ्यूचर में हमें उसको अचीव करने की जरूरत नहीं आएगा वो फ्यूचर में। These are made to meet the needs of unique situations। जो कि हमारी यूनिक सिचुएशंस होती हैं, उनसे उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये प्लान्स बनाए जाते हैं। The duration or length of single use plan depend upon the activity or goal which it is made। ये उस एक्टिविटी और गोल पे डिपेंड करते हैं जिसके लिए ये बनाए जा रहे हैं। It may last one day or it may last for week or months if the project for which it is made is long। अगर लंबा भी चल सकता है अगर वो थोड़ा लॉन्ग है तो, पर हो सकता है कि एक ही दिन में खत्म हो जाए। सिंगल यूज प्लान्स के फीचर क्या क्या होते हैं, कि हम इसको सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सिचुएशन की डिमांड को पूरा करने के लिए ये बनाए जाते हैं। जब हम उस सिचुएशन से उभर लेते हैं, मतलब उसको हम पूरा काम कर लेते हैं, तो फिर इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं।
ठीक है। हर एवरी टाइम न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन, और जब भी जो भी नई सिचुएशन आती है उसके लिए हम नया प्लान बनाते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, जैसे बजट हो गया, प्रोग्राम हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गए। हमारे ऑफिस में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम चलता रहता है, अलग अलग प्रोग्राम बनते रहते हैं, बजट हम अलग अलग चीज़ों के हिसाब से अलग अलग सेट करते हैं। तो ये सब, इन सब पे जो प्लान बनते हैं उनको हम सिंगल यूज प्लान्स बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान वो होते हैं जो रिपीटेडली यूज होते हैं, ठीक है, हम उनको रिपीटेडली यूज करते हैं, रिपीटेडली यूज प्लान बोलते हैं हम इनको। ये उस सिचुएशन पे बनाए जाते हैं जो बार बार रिपीट होती रहती है लाइफ में, ठीक है, आपके बिजनेस के पूरे करियर में रिपीट होती रहती है। ओवर एंड ओवर इनको हम यूज करते रहते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स को हम बार बार यूज करते रहते हैं। इनको एक बार बनाया दिया जाता है, उसके बाद बहुत काफी टाइम तक हम इनको ही यूज करते रहते हैं। इनमें थोड़ी बहुत अपडेट्स हम करते रहते हैं, लेकिन पर ये लंबे टाइम तक चलते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स आर आल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान्स। दीज प्लान्स फोकस ऑन सिचुएशन व्हिच अकर रिपीटेडली, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, हम इनको बार बार यूज करते हैं। दे आर मेक वंस बट रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, ऑल्दो सम रिवीजन एंड अपडेट्स आर मेड इन दीज प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम इन पे हम अपडेट्स करते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के लिए हम ये यूज करते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं सिंगल यूज प्लान के, ये रिकरिंग प्लान्स होते हैं और इंडेफिनिट पीरियड तक यूज होते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं स्टेबल होते हैं नेचर में, ठीक है, और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बनाए जाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की। इसके एग्जांपल क्या क्या आते हैं, जो हमने पॉलिसी बना दी, जो हमने प्रोसीजर बना दिया एक बार, जो हमने रूल्स सेट कर दिए है, और जो हमने मेथड सेट कर दिया, ये हम बार बार चेंज नहीं करते, लॉन्ग रन लंबे टाइम तक हम इनको ही यूज करते हैं। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ प्लान विच आर यूजुअली नॉट क्लासिफाइड एज सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स। हमारे कुछ और प्लान्स भी होते हैं जो कि सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स में नहीं आते हैं। These are strategy objectives as these plans are prepared by top management and serve as guide for overall planning, whereas single use and standing plan are part of the operational planning process. देखो कुछ स्ट्रेटेजीज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ये ऑपरेशनल प्लानिंग, मतलब ये ओवरऑल प्लानिंग पे डिपेंड करते हैं हमारे। लेकिन जो सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो ऑपरेशनल प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं, ठीक है, ये पार्ट होते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी नहीं बताते हैं, ये उसका पार्ट होते हैं। तो ये हमारे थे प्लान्स के बारे में। अब हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान में। सिंगल यूज प्लान जो होता है वो सिर्फ एक बार यूज होता है, और स्टैंडिंग प्लान बार बार यूज होता है। सिंगल यूज प्लान जो होता है वन टाइम इवेंट के लिए बनाया जाता है, जो बाद में रिपीट नहीं होगा। स्टैंडिंग प्लान जो उन एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते हैं वो टाइम टू टाइम, पीरियड ऑफ टाइम हम यूज करते रहते हैं, होती रहती है, मतलब हम उन्हीं पे डिपेंड करते हैं। इट इज डिस्कार्डेड व्हेन द प्रोजेक्ट इज ओवर। सिंगल यूज प्लान को हम खत्म कर देते हैं जब हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन जब एक बार ये वाला स्टैंडिंग प्लान बन गया तो हम इसको ओवर एंड ओवर अगेन यूज करते रहते हैं, इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके। सिंगल यूज प्लान्स में क्या क्या आता है, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट्स, और स्टैंडिंग प्लान में आता है पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान के। चलिए 7th पॉइंट देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है। प्लान्स के जितने भी टाइप्स होते हैं अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लानिंग जो होता है वो परवेसिव फंक्शन होता है, मतलब वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का काम नहीं होता, हर डिफरेंट लेवल पे हमें प्लान्स की जरूरत होती है। Planning is a pervasive function, which means it is not the task of top level managers only, but manager working at different level perform planning function. हर लेवल पे जितने भी मैनेजर्स होते हैं प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। The plans framed by top level managers may differ from the plan formed by middle and lower level manager. जो टॉप लेवल मैनेजर्स प्लान बनाते हैं वो अलग होते हैं मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स के प्लान से। The different type of plan और common plan formed by the manager at different level are, जो कि कॉमन प्लान्स होते हैं या फिर डिफरेंट प्लान्स जो कि मैनेजर्स बनाते हैं अलग अलग लेवल पे, वो कौन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स। तो ये कुछ हमारे टाइप्स हैं प्लान्स के, एक एक करके इनको देख लेते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो ना ही हमारे सिंगल यूज प्लान्स होते हैं और ना ही हमारे स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को हम स्मार्ट भी बोलते हैं, शुड बी स्मार्ट एज, मतलब इसका क्या मतलब है, स्मार्ट का स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड, ऑब्जेक्टिव का ये मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन सेल बाय 10% बाय 6 months और डिक्रीज इन रिजेक्शन बाय 2% 1 month, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कि हमें 6 महीने में हमारी सेल को 10% से बढ़ाना है, ठीक है, और रिजेक्शन जो है उसको 1 महीने में 2% से कम करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव समझ आ गया क्या होता है, कि हमारा गोल क्या है एक तरीके से। ऑब्जेक्टिव के फीचर क्या क्या होते हैं, ये डिटरमाइन करता है कि क्या करना है, और ये प्लानिंग का एंड रिजल्ट होता है। ऑल द एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो ऑब्जेक्टिव के लिए ही होती हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही होती है। सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग के लिए गाइड होती है एक तरीके से, कि आपको इसको ही ध्यान में रखते हुए करना है जो भी करना है। डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू रियलाइज, These are usually set up by top level management, कि देखो फ्यूचर में क्या अचीव करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव के अंदर आती है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें फ्यूचर में क्या अचीव करना है, तो ये कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजर्स जो होते हैं हमारे, वो बनाते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजी होती है, जो कि स्ट्रेटेजी भी हमारी ना सिंगल यूज होती है और ना ही स्टैंडिंग। स्ट्रेटेजी होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना है, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन की किस तरीके से करना है, और अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज द टास्क ऑफ टॉप लेवल पीपल, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो बनाते हैं स्ट्रेटेजी को। एंड इट मस्ट टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड क्लियरली द बिजनेस एनवायरनमेंट बिफोर फ्रेमिंग द स्ट्रेटेजी। जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हो उससे पहले आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को ढंग से स्कैन करना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। और जो मेन डिसीजन होता है स्ट्रेटेजी बनाते टाइम वो यही होता है कि जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है हम उसको लॉन्च करें कि नहीं करें, उसको इंट्रोड्यूस करें कि नहीं करें, ठीक है। अगर इंट्रोड्यूस करना है तो कैसे, और उसके लिए बेटर कस्टमर कौन कौन से होंगे, किस तरीके के जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसमें किस तरीके के चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, तो ये सब चीजें भी आपको फिर ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड आपको सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि आप अपने मार्केट में ग्रो कर सके। स्ट्रेटेजी जो होती है डिफाइन करती है फ्यूचर डिसीजंस को, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप है लॉन्ग रन में वो कितना कैसा है और वो कहाँ तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक, which channels of distribution to be used, who are the customers, what is the demand, etc. एडवर्टीजमेंट करनी है तो कौन से चैनल पे किस तरीके से करनी है, सेल प्रमोशन करनी है तो कस्टमर कौन है जिनके सामने जाके आपको प्रमोशन करनी है, डिमांड क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, फिर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फीचर्स क्या क्या है, ब्लूप्रिंट है एक तरीके से बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है ये। स्ट्रेटेजी जो होती है फ्यूचर डिसीजन से रिलेटेड होती है, फ्यूचर डिसीजंस में स्कोप क्या है लॉन्ग रन में हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये सब बता देती है हमें, उससे रिलेटेड हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सॉरी, स्ट्रेटेजी जो होता है वो ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस, जो आउटलाइन है ना बिजनेस के लिए वो बताता है हमें कि हमें क्या करना है, हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस तरीके से हमें क्या क्या करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी यूजुअली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आइडेंटिटी को इम्प्रूव करता रहता है। बहुत सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, जैसे कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इन सेम काइंड ऑफ बिजनेस और कंबाइन न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटीज और सीक टू एक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द सेम बिजनेस, कि ये बिजनेस में कंटिन्यू कर पाएगा, इसको नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए, दूसरी एक्टिविटीज में इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें हमें बता देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिसीज अभी हमने पढ़ा था, हमारे कौन से प्लान्स होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। पॉलिसी क्या होती है कि अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आए, कोई सिचुएशन है, उसमें हमें किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है,
तो वो होती है ऑर्गेनाइजेशनल जनरल रिस्पॉन्स, होता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन को लेके, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको किस तरीके से हैंडल करती है, तो ये हमें हमारी पॉलिसी बताती है। पॉलिसी जो होती है वो हर लेवल के मैनेजर द्वारा बनाई जाती है। At every level need to decide or predetermine the way of handling the situation and policy act as a guide to take decisions in unexpected situation। कि देखो हर लेवल के मैनेजर को पॉलिसी बनानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आती रहती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, तो उसमें किस तरीके से आपको कैसे उन सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे रिएक्ट करना है, तो वो आपकी पॉलिसी बताती है। पॉलिसी फॉर्मेशन जो होता है वो एम्प्लॉइज इनकरेज इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉय बिकॉज एम्प्लॉइज हैव टू डील विद सिचुएशन एंड द वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन इज डिसाइड इन कंसल्टेशन विद द एम्प्लॉइज, ठीक है। तो पॉलिसी जो होती है वो एम्प्लॉइज को इनकरेज करती है इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि उन्हीं को आगे जाके हैंडल करनी है हर सिचुएशन जो भी उनके सामने आ रही है। तो पॉलिसीज बनाते टाइम भी एम्प्लॉइज से कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि वो उन सिचुएशन को बेटर वे में हैंडल कर पाए। ज्यादातर पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो हमारे जैसे कि कस्टमर, क्लाइंट, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, ये सब चीजें होती है, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, उनके लिए बनाई जाती है। कुछ माइनर पॉलिसीज इंटरनल यूज के लिए भी बनाई जाती हैं, इनसाइडर्स के लिए भी बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि परचेज पॉलिसी है किसी कंपनी की, तो परचेज पॉलिसी में यही लिखा होगा ना कि हमारे सप्लायर्स कौन कौन है, हमें किन किन से प्रोडक्ट्स खरीदना है, कि कंपनी को कहाँ से परचेज करना है, क्राइटेरिया क्या है उन सप्लायर्स को चूज करने का, ठीक है, हमें बेस्ट सप्लायर को चूज करने का, कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से चूज करना है, किस सप्लायर से चूज करना है, तो ये सब चीजें हमारी पॉलिसीज में लिखी होती है। फीचर्स हो गए पॉलिसीज के, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होती है, गाइड्स होती है मैनेजर के लिए स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पॉलिसी इज ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए क्या करना है वो बताती है। पॉलिसीज डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर विद इन विच अ मैनेजर में फंक्शन, की पैरामीटर डिसाइड कर लेती है कि मैनेजर को किस तरीके से फंक्शन करना है। प्रोसीजर भी हमारा स्टैंडिंग प्लान होता है। Procedures are required steps established in advance to handle future conditions, कि फ्यूचर कंडीशंस के लिए हमने पहले से ही स्टेप्स बना लिए कि हम इसको कैसे हैंडल करेंगे अगर ये कंडीशन हमारे फ्यूचर में आती है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉइज इन डिफरेंट सिचुएशन मस्ट बी प्रीडिटरमाइंड सो दैट एवरीवन फॉलो सेम स्टेप्स, कि अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन आ गई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमारा क्या प्रोसीजर है, ताकि सब लोग सेम स्टेप को फॉलो करें और सेम तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आए। द प्रोसीजर कैन बी डिफाइंड एज द एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी अकम्प्लिश्ड, कि प्रोसीजर वही होता है, वो एग्जैक्ट तरीका जिससे हम हमारे जो एक्टिविटी है उसको पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से जैसा कि हमें बताया गया है। जैसे कि स्कूल में एडमिशन लेने का जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है, ठीक है, सभी जगह के लिए सेम होता है, ठीक है। प्रोसीजर आर मेड कॉमन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट टू कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज, सो प्रोसीजर कट अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट लाइन। फॉर एग्जांपल, द प्रोसीजर टू हैंडल द ऑर्डर बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मे इन्वॉल्व सेल्स डिपार्टमेंट आल्सो। देखो अगर आप प्रोसीजर है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से ऑर्डर को हैंडल करना है तो इसमें सेल्स डिपार्टमेंट की भी हेल्प लगेगी। सेल्स डिपार्टमेंट को भी तो पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें पॉलिसी प्रोसीजर जितने भी होते हैं वो हर डिपार्टमेंट पे हर इंसान को पता होना चाहिए, ताकि आगे आने वाली सिचुएशन से सब लोग सेम तरीके से जूझे। मान लो एक टीचर है, उनका मान लो एक स्कूल में एक क्लर्क है, चलो इनको आपने दे रखा है कि आपने एडमिशन्स करवानी है स्कूल में, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी दिन एब्सेंट हो गए तो अब इस टीचर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि अब आज के दिन आप स्कूल में एडमिशन्स करवाएंगी, तो अब ये अपना प्रोसीजर थोड़ी फॉलो करेंगी, जो एडमिशन प्रोसीजर है ये वही फॉलो करेंगी ना उसी तरीके से। उसके लिए इनको भी तो पता होना चाहिए ना कि प्रोसीजर है क्या। तो जो भी प्रोसीजर होता है किसी भी चीज को पूरा करने के लिए वो सबको पता होना चाहिए। फीचर्स क्या क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू कैरी ऑन डिफरेंट एक्टिविटी, स्टेप्स का सीक्वेंस है कि कैसे करना है। जनरली मीन फॉर इनसाइडर्स, ओनली इनसाइडर्स के लिए ही होता है।
आर मोस्टली इज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शंस टू बी टेकन टू एनफोर्स अ पॉलिसी एंड अटेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी डन। जो भी इसके स्टेप्स होते हैं वो एक एग्जैक्ट मैनर में बनाए जाते हैं जिससे हमारी एक्टिविटी को हमें पूरा करना है। फिफ्थ आता है मेथड्स। मेथड जो होते हैं हमारे स्टैंडिंग प्लान होते हैं। मेथड होता है वो तरीका जिससे हमें हमारा काम करना है, कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब। ठीक है, मेथड कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब। कि फॉर्मल और सिस्टमेटिक वे क्या है कोई भी जॉब करने का। द मैनेजर डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब। मैनेजर्स ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी इस जॉब को करने का तरीका क्या है, ताकि देयर इज नो डाउट इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज के माइंड में कोई डाउट ना रहे, देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी रहे एक्शंस में एम्प्लॉयज की, टेक्निक्स और स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन बनी रहे। गाइड है एम्प्लॉयज के लिए। मेथड डील विद टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर एंड स्पेसिफिक हाउ दिस स्टेप हैज टू बी परफॉर्म। की पता होना चाहिए कि ये स्टेप किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा, बिल्कुल सेम मेथड से परफॉर्म किया जाएगा, वो मेथड पता होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव टाइम मनी एंड एफर्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप सही मेथड लगाओ तो आपका टाइम बचेगा, पैसे बचेंगे, एफर्ट्स भी बचेगा और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। If the common way of doing the job is not decided in advance, then there will be confusion and comparison will not be possible. कि अगर एक ही तरीका नहीं होगा एक काम को करने का तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा confusion और comparison बढ़ेगा। For example, valuation of depreciation, whether to use straight line method or diminishing balance method of depreciation। कि अगर आप depreciation calculate कर रहे हो तो आपने कौन सा method लगाना है, straight line या diminishing balance method। तो ये आपने पहले से ही decide करना है कि आपकी कंपनी कौन सा method लगाएगी। फीचर्स हैं स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच टास्क हैज टू बी परफॉर्मेंस, सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड, सेव टाइम मनी एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। मेथड वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, हर टास्क के लिए अलग अलग होता है मेथड। सिक्स्थ आता है हमारे रूल्स। रूल्स भी हमारे स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। रूल्स मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे कि नो स्मोकिंग एरिया आपका ऑर्गेनाइजेशन में, आप स्मोक नहीं कर सकते, बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कंपनी का, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब ये सब छोटे मोटे जो रूल्स होते हैं। रूल्स पहला स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज, कि क्या एक्शंस हैं और नॉन एक्शंस हैं एम्प्लॉइज के। देयर इज नो डिस्क्रिशन अलाउड इन रूल्स, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिशन अलाउड नहीं होता रूल्स में, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा एम्प्लॉइज के खिलाफ जो उनको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये रूल्स बनाए जाते हैं। जैसे कि देयर कैन बी रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन में रूल है कि नो स्मोकिंग एरिया, यहाँ आप स्मोक नहीं कर सकते। रूल्स जनरली गाइड द जनरल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन देम। कि रूल्स जो बनाए जाते हैं वो एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इनहांस करने के लिए बनाए जाते हैं और एम्प्लॉयज जो होते हैं उसमें कुछ तरीके का चेंजेस नहीं कर सकते। फीचर्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। रिजिड होते हैं, ठीक है, और कंपल्सिव होते हैं, स्टेगनेंट होते हैं कि आपको ही करना है। दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, सिंपलेस्ट प्लान होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्राम, जो कि सिंगल यूज प्लान्स होते हैं। प्रोग्राम जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और रूल्स का। ऑल दिस प्लान टुगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। जब इन सबको हम इकट्ठा कर देते तो ये एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, द प्रोग्राम आर मेड टू गेट अ सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोग्राम क्रिएट रिलेशन बिटवीन पॉलिसी, प्रोसीजर एंड गोल। पॉलिसी, प्रोसीजर और गोल्स के बीच में रिलेशन बनाते हैं। प्रोग्राम जो होते हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे बनते हैं। प्राइमरी प्रोग्राम टॉप लेवल मैनेजर्स बनाए जाते हैं, सिर्फ डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजर्स इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ताकि जो कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग है वो बनती रहे। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल हो गया, ओपनिंग ऑफ न्यू डिपार्टमेंट हो गया। ये कौन डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड तो करेंगे हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स और बाकी सब इस पे पूरी तरीके से काम करेंगे। फीचर्स ऑफ प्रोग्राम है, डिटेल स्टेटमेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स का। इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटी, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते हैं। सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। इंक्लूड एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज,
सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड कर देते हैं। इन प्रोग्राम मिनट्स डिटेल्स आर वर्कड आउट इट्स प्रोसीजर रूल्स बजट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। हर चीजें प्रोग्राम्स में लिखी जाती है। नेक्स्ट आता है बजट। बजट भी हमारे सिंगल यूज प्लान होते हैं। बजट मतलब न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है कि हमको किस चीज पे कितना फाइनेंशियली हमको कितना खर्चा करना है। बजट तो यही होता है कितना पैसा हमें एक पर्टिकुलर चीज पे देना है। बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। In budgets, the results are always measurable and most of time these are financial nature, but it does not mean that company prepare only financial budget. Financial nature के होते हैं लेकिन जरूरी नहीं है financial budget बनाया जा रहा है। Along with financial budget, capital budget भी बनाए जाते हैं जो कि capital requirement को पूरा करते हैं। Operational budget भी बनाए जाते हैं where instead of finance hour units are used stating expected hours the employee will be working. Budget are prepared by manager at every level and lower level manager generally prepare operational budgets. जो बजट्स जो होता है वो हर लेवल के मैनेजर बनाते हैं और लोअर लेवल मैनेजर जो बजट बनाते हैं उनको ऑपरेशनल बजट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स बजट है, यूनिट में कितना है देख लो 1 लाख और टोटल प्राइस पर यूनिट कितना है हमारा 20 और टोटल हो गया हमारा 20 लाख। फीचर्स क्या क्या? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं हम उनको न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख देते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड और सर्व एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्वांटिफाइज फ्यूचर रिएक्ट्स एंड फिगर्स। बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल। इट इज अ कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ। चलिए 8th पॉइंट है हमारा, लास्ट टॉपिक है ये। डिफरेंस करना है पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में, पॉलिसी और प्रोसीजर में, प्रोसीजर और मेथड में, पॉलिसी और रूल्स में, रूल्स और मेथड में, स्ट्रेटजी और पॉलिसी में। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिसी और ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन, की पॉलिसी हमें बताता है कि हमें कैसे काम करना है। ऑब्जेक्टिव बताता है कि करना क्या है। ठीक है। पॉलिसी एक्सप्लेन द मोड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, की मोड क्या है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। ऑब्जेक्टिव और एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्लानिंग का एंड पॉइंट होता है जिसको हमें अचीव करना है। पॉलिसीज आर फ्रेम बाय टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, की पॉलिसीज हर लेवल के मैनेजर्स बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं सिर्फ। पॉलिसी और प्रोसीजर में पॉलिसीज अपना तरीका होता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग अ जॉब, की एक जॉब को आपको कैसे करना है वो स्टेप। ठीक है। पॉलिसीज होता है एक डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड, प्रोसीजर गाइड होता है एक्शन के लिए। पॉलिसीज जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव से डिराइव्ड होते हैं। प्रोसीजर्स होते हैं वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। पॉलिसीज रिजिड होते हैं लेकिन प्रोसीजर्स कम रिजिड होते हैं। पॉलिसीज होते हैं जनरल टर्म्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं और स्पेसिफिक टर्म्स में प्रोसीजर्स को एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया स्कूल्स पॉलिसी टू गिव एडमिशन टू स्टूडेंट सिक्योरिंग मोर देन 60% मार्क्स, कि जैसे मान लो आपने 11th में एडमिशन लेनी है किसी पर्टिकुलर स्कूल में, तो 10th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये स्कूल की पॉलिसी है कि अगर आपके इससे कम हुए तो आपको नहीं मिलेगी वहाँ। प्रोसीजर्स फॉर मेंटेनिंग एडमिशन कैन बी, कि किस तरीके से एडमिशन करना है। सेपरेट फाइल होनी चाहिए, फॉर्म होने चाहिए फाइल्स में, तो ये प्रोसीजर होता है। अब प्रोसीजर और मेथड में कर लेते हैं डिफरेंस। प्रोसीजर सीक्वेंस होता है किसी भी जॉब को करने का, मेथड फॉर्मलाइज वे होता है और रूटीन और रिपीटेटिव जॉब को करने का। रिजिड होते हैं प्रोसीजर्स लेकिन मेथड लेस रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल। ठीक है। प्रोसीजर्स जो होते हैं वो हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं। मेथड हेल्प फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल प्रोसीजर फॉर गिविंग एडमिशन इन स्कूल और गिविंग कॉन्ट्रैक्ट टू एन आउटसाइड एजेंसी। मेथड हो गया मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, स्टॉक और मेथड ऑफ प्रोडक्शन, या फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सा आप लगाएंगे ये भी। ठीक है। पॉलिसी और रूल्स में पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन ओन वे टू हैंडलिंग अ प्रॉब्लम,
रूल्स क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं रिगार्डिंग एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉइज, कि क्या करना है उनको और क्या नहीं करना है। पॉलिसी जनरल स्टेटमेंट होती है, रूल स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं। पॉलिसी गाइड होती है डिसीजन मेकिंग और थिंकिंग के लिए। रूल्स होते हैं व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। पॉलिसी डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन अंडर डिफरेंट सिचुएशन, कि अलग अलग सिचुएशन में क्या करना है। रूल्स डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज नॉट टू बी डन बाय द एम्प्लॉइज, करना ही क्या, मतलब पूरा ही बता देते हैं कि क्या नहीं करना है। लेस रिजिड होते हैं और ये ज्यादा रिजिड होते हैं, रूल्स ज्यादा रिजिड होते हैं एज कम्पेयर टू पॉलिसीज। पॉलिसी जैसा कि अभी बताया था कि 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, तभी आपको एडमिशन मिलेगी। रूल हो गया नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रीमिसेस। रूल और मेथड में, रूल आर नॉर्म्स फॉर एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉय, मेथड आर फॉर्मुलाइज्ड वे ऑफ डूइंग। ठीक है, ये बार बार पढ़ लिया हमने। रूल स्पेसिफिक और वेरी रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। मेथड रूल्स होते हैं एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं। क्वांटिटी और ब्रिंग क्वांटिटी इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मेथड क्वांटिटी इंप्रूवमेंट करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो पेनल्टी लगेगी। मेथड आर चेंज देन देयर कैन बी वार्निंग बट नो पेनल्टी। वार्निंग होगी बट पेनल्टी नहीं होगी। जैसे एक रूल हो गया नो स्मोकिंग। फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मेथड हो गया कि डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज किया जाए। स्ट्रेटेजी और पॉलिसी। स्ट्रेटेजी, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इंक्लूड वेरियस स्टेप। स्ट्रेटेजी जो होती है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। पॉलिसी हमारा सिंगल प्लान होता है। इट इज स्ट्रेटेजी क्या होता है? इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्विंग चैलेंजेस एंड अनफोर्सिन प्रॉब्लम, कि जो भी चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, उनके लिए फॉर्मुलेट करना एक्शन प्लान। इट इज फॉर्म टू कैरी आउट रूटीन फंक्शन। पॉलिसी जो होती है रूटीन फंक्शन के लिए होती है। एवरी टाइम न्यू स्ट्रेटेजी इज प्रिपेयर्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम। अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। कॉमन पॉलिसी का यूज होता है हर प्रॉब्लम के लिए। ये एडहॉक और टेम्परेरी नेचर की होती है, पॉलिसी परमानेंट नेचर की होती है। स्ट्रेटेजी इट एलोकेट ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजी में ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, लेकिन पॉलिसी में हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।